सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल उमर यहया। तो आज हम बात करने वाले हैं 2019 का सीटेट का पेपर 1, जिसमें हम सबसे पहले सीडीपी का आज कंप्लीट पोर्शन कवर करेंगे। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको सबसे पहले तो आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जा रहे हैं और आपको आपकी तैयारी कितनी हुई है, आपका स्कोर भी पता चल जाएगा कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने में आपको कितने नंबर मिल रहे हैं। 30 आउट ऑफ 30, तो आपका एक मिनी टेस्ट की तरह टेस्ट भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, साथ ही साथ उसके आंसर भी बताऊंगा। वीडियो के एंड में आपको कमेंट करना है कि आपके 30 आउट ऑफ में 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे पास क्या होंगे, सीडीपी के 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इन्हीं 30 क्वेश्चंस को पहले हम आज के इस लेक्चर में कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो पोर्शन है वह है चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी सीडीपी का। सीडीपी का सबसे पहला सवाल आ चुका है हमारे पास। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक खेल क्रिया के दौरान क्या होता है, चोट लगने पर रोहन जो है रोने लगा है। यह देखकर उसके पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। आपको ये सवाल सुनने के बाद आपके दिमाग में क्या आया? ऑप्शन नंबर 1 है, क्या ये लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है? बिल्कुल, सवाल नंबर 1 का बिल्कुल सही जवाब होगा कि ये जो हमारा जो सवाल है ये रिफ्लेक्ट करता है जेंडर स्टीरियोटाइप को, लैंगिक रूढ़िवादिता को, कि लड़के जो है लड़कियों की तरह नहीं रोते। साथ ही साथ कुछ आपको इस तरह के एग्जाम्पल्स देखने को मिल रहे होंगे कि लड़कियां सिर्फ खाना बनाती हैं, लड़के खाना नहीं बनाते, लड़कियां गुड़ियों के साथ खेलते हैं, लड़के क्रिकेट खेलते हैं, बाहर खेलते हैं। इस तरह की जो अवधारणाएं होती हैं, सोच होती हैं, इस तरह की सोच को कहा जाता है रूढ़िवादी सोच या फिर स्टीरियोटाइप्स। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा कि लड़के रोते नहीं हैं। तो ये दर्शाता है कि उसके पिता के अंदर लैंगिक रूढ़िवादिता है और वो उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब था हमारा, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 है हमारा, एक प्रगतिशील कक्षा यानी एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में कैसा होना चाहिए? क्या एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, क्या उसमें फिक्स्ड करिकुलम हम लोग यूज करेंगे? नहीं, ये तो नेगेटिव हो गया। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। क्या बच्चों को हम लोग कंपटीशन करवाएंगे एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में? ये भी तो हमारा नेगेटिव वर्ड है, ये भी नहीं होने वाला। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करेंगे। बिल्कुल सही जवाब है। हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्लास क्या होगी, ये प्रोग्रेसिव क्लासरूम की निशानी होती है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, हमें उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 3 है हमारे पास, एक गतिविधि के दौरान छात्रों के संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे कि क्या और क्यों कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। तो लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक की ये योजना क्या कहलाती है? तो जब हम लोगों ने लेव वाइगोस्की के सिद्धांत को पढ़ा था तो हमने वहाँ पर एक स्कैफोल्डिंग नाम का शब्द पढ़ा था, है ना? स्कैफोल्डिंग या फिर पाड़ नाम का शब्द पढ़ा था, जिसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को कुछ हिंट देते हैं। तो इन हिंट्स को बोला जाता है स्कैफोल्डिंग। तो ऑप्शंस देखते हैं। बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या फिर निष्प्रेरित करेगी? क्या बच्चों को डिमोटिवेट करेगी इस तरह के हिंट? बिल्कुल नहीं। अधिगम के लिए पाड़ या फिर आधारभूत संरचना का काम करेगी? यही तो सही जवाब है हमारा, जो क्या, कैसे, क्यों करना है, इस तरह के जब हम बच्चों को हिंट देंगे तो ये बच्चे के लिए स्कैफोल्डिंग का काम करता है, एक पाड़ का काम करता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है हमारा ऑप्शन 2, अधिगम के लिए पाड़ और आधारभूत संरचना का ये काम करेगी। चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि कितने आसान सवाल पूछे जा रहे हैं सीटेट में। तो इसलिए घबराने की तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं,
क्योंकि मैंने थ्योरीज भी आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल पर करा के रखी है। अगर आपने अभी तक चैनल पर विजिट नहीं किया है तो एक बार ज़रूर विजिट करें। सवाल नंबर 4 है हमारे पास, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। जब भी समाजीकरण की बात आती है तो समाजीकरण के दो एजेंट होते हैं, एक होता है प्राइमरी एजेंट और दूसरा होता है सेकेंडरी एजेंट। प्राइमरी एजेंट जो होता है हमेशा फैमिली को माना जाता है, जो आपका परिवार है वो हमेशा एक प्राइमरी एजेंट होता है। परिवार के अलावा जितने भी आपके सोशलाइजेशन के एजेंट्स होंगे जो वो सभी के सभी आपके सेकेंडरी एजेंट माने जाएंगे। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है, बिल्कुल सही जवाब है। समाजीकरण का द्वितीयक कारक होता है विद्यालय, और परिवार जो है समाजीकरण का प्राथमिक कारक है, बिल्कुल सही जवाब है हमारा। ऑप्शन ए ही सही जवाब है इसका, कि विद्यालय समाजीकरण का द्वितीयक कारक है जबकि परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। चलिए दूसरे ऑप्शंस भी हम लोग एक बार नज़र दोहरा लेते हैं। विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है, नहीं, ये तो देखते ही गलत हो गया। समकक्षी जो कि पीयर ग्रुप्स होते हैं, क्या वो समाजीकरण के प्राथमिक कारक हैं? नहीं, फैमिली के अलावा कोई भी समाजीकरण के प्राथमिक कारक नहीं हो सकते, आपको दिमाग में फिट कर लेना है। परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक के नहीं, तो हमारा सही जवाब था विद्यालय जो है समाजीकरण का द्वितीय कारक है। चलते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। सवाल नंबर 5 है बहुबुद्धि। बहुबुद्धि जिसे मल्टीपल इंटेलिजेंस कहते हैं। आपने पढ़ा होगा हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत, जिनमें उन्होंने 8 तरह के इंटेलिजेंस के बारे में बात की है। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं, कि जो इंटेलिजेंस जो है केवल वस्तुनिष्ठ प्रशिक्षणों द्वारा मापी जा सकती है, बिल्कुल गलत जवाब। केवल आने से ही आप पता कर सकते हैं कि वो जवाब तो हो ही नहीं सकता। मैंने आपको हिंदी पेडागोजी वाले लेक्चर में आपको बताया था, कुछ आपको नेगेटिव वर्ड्स बताए थे और पॉजिटिव वर्ड्स बताए थे। अगर लेक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देख लें, चैनल पर अपलोड किया हुआ है। सवाल इसमें ऑप्शन नंबर 2 है कि एक आयाम में बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस को निर्धारित करती है। बिल्कुल नहीं, एक आयाम की इंटेलिजेंस सभी आयामों को निर्धारित नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर 3 है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं, बिल्कुल सही जवाब है हमारा। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा बिल्कुल सही जवाब होगा। मल्टीपल इंटेलिजेंस जोर देता है कि जो इंटेलिजेंस जो होते हैं उसके अलग अलग फॉर्म होते हैं, इसलिए तो हार्वर्ड गार्डनर ने इंटेलिजेंस के 8 तरीके बताए, 8 सिद्धांत दिए, जिसमें उन्होंने स्पेशल इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल सभी इंटेलिजेंस के बारे में बताया है। कमेंट सेक्शन में हार्वर्ड गार्डनर के 8 के 8 इंटेलिजेंस जरूर टाइप करें, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। सवाल नंबर 6 है हमारे पास लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत, मॉरल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया था। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, तो नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। तो आपने पढ़ा होगा कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर दिए थे। सबसे पहला स्तर था प्री कन्वेंशनल स्टेज, फिर था कन्वेंशनल स्टेज और तीसरा था आपका पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल स्टेज में था कि बच्चे पनिशमेंट और ओबीडेंट, बच्चे दंड से बचने के लिए कार्य करते हैं, नैतिकता दिखाते हैं। और दूसरा जो आपका स्तर था उसमें भी 2 स्टेजेस थे, जिसमें अच्छा लड़का अच्छी लड़की अनुबंधन करके एक स्टेज हुआ करता था। इसमें बच्चा समाज में अच्छा बनने के लिए, स्वीकृति पाने के लिए क्या करता है? नैतिकता दिखाता है। तो यहाँ पर वही सवाल पूछा गया है, किसी कार्य को वो इसलिए करता है क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। तो ये आपका होगा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अनुबंधन का स्टेज होगा। तो ये जो स्टेज आपका पाया जाता है कन्वेंशनल स्टेज में, यानी प्रथागत स्टेज में, ये आपका स्तर में ये स्टेज पड़ता है। तो काफ़ी आसान था ये जवाब, है ना। कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार इसका जवाब होगा प्रथागत में कन्वेंशनल स्टेज का अच्छा लड़का अच्छी लड़की अनुबंधन। चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 है हमारे पास लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया के महत्व पर जोर देता है। तो लेव वाइगोस्की ने एक सोशल कल्चरल थ्योरी दिया था। तो उनका जो ये आपका ये जो एम्फेसाइज करता है
कल्चरल टूल्स पर एम्फेसाइज करता है, सांस्कृतिक उपकरणों पर एम्फेसाइज करता है, जोर देता है या फिर महत्व देता है। तो इसका सही जवाब होगा सांस्कृतिक उपकरणों पर। सवाल नंबर 8 है जीन पियाजे को लेकर। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, जैसा कि आप सभी को पता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डेक्स के रूप में वर्णित करते हैं। किसके रूप में वर्णित करते हैं? क्या मनोवैज्ञानिक उपकरणों के रूप में? बिल्कुल नहीं। क्या उद्दीपक अनुक्रिया के रूप में? ये तो बिहेवियरिज्म करते हैं, इसका भी गलत जवाब। विकास का संयुक्त क्षेत्र, ये तो वाइगोस्की कहते हैं, ये भी नहीं। स्कीमा के रूप में वर्णित करते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। जैसे ही हम जीन पियाजे पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो हम स्कीमा के बारे में ही पढ़ते हैं, तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा कि जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को स्कीमा के रूप में वर्णित करते हैं। चलते हैं सवाल नंबर 9 की ओर। सवाल नंबर 9 है हमारे पास, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जो कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण है। तो मैंने आपको जब संज्ञानात्मक विकास पढ़ा रहा था तो मैंने आपको अलग अलग स्टेजेस, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस में कौन कौन से गुण आ जाते हैं उनको मैंने आपको बताया था। तो वही सवाल आपको पूछा हुआ है कि जो पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल स्टेज में कौन सा गुण विकसित होता है। क्या बच्चे में अमूर्त चिंतन आ जाती है? बिल्कुल नहीं। अमूर्त चिंतन तो बच्चे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में करना शुरू करते हैं। क्या बच्चे में सेंट्रेशन की यानी केंद्रीकरण की गुण आ जाती है? केंद्रीकरण का बिल्कुल सही जवाब है। बच्चे में जो है ना केंद्रीकरण का गुण होता है। बच्चे दुनिया को अपनी नज़र से देखते हैं कि उसको लगता है कि जिस तरह से मुझे दुनिया नज़र आती है सभी को शायद वैसी ही दुनिया नज़र आती है। अगर मैं खुश हूँ तो सभी खुश हैं, अगर मैं दुख हूँ तो सभी दुख हैं। तो उसको इस तरह से नज़र आता है बच्चों को। तो ये जो स्टेज होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आती है। क्या बच्चे में हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग आती है? नहीं, ये तो आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आता है। संरक्षण वगैरह ये तो आपका कॉन्क्रीट में आता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा सेंट्रेशन इन थॉट, विचार सोच में केंद्रीकरण आपका आता है। किसमें? आपका आ जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेजेस में। चलते हैं सवाल नंबर 10 की ओर। सवाल नंबर 10 है हमारे पास, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्या विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि विकास की दर कभी भी समान नहीं होती। विकास की दर हमेशा क्या होती है? इंडिविजुअल डिफरेंस पे निर्भर करती है, अलग अलग होती है। तो इसका ये तो जवाब गलत है। विकास केवल विद्यालयों में होने वाले अधिगम से ही होता है? नहीं, विकास परिवार में भी होता है, विकास स्कूल में भी होता है, विकास राह चलते सड़क पर भी हमारी डेवलपमेंट होती रहती है। तो ये भी गलत जवाब है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है? नहीं, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। भ्रूण से लेकर गर्भ से लेकर आपका कब्र तक आपकी विकास होते रहती है। विकास बहुआयामी होता है, बिल्कुल सही जवाब है। विकास जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी होता है। तो इसका सही जवाब है विकास बहुआयामी होता है। चलते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। सवाल नंबर 11 हमारे पास है, जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों के विकास का क्रम क्या होता है? अगर आपने संज्ञानात्मक विकास का मेरा लेक्चर देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था। सबसे पहले बच्चा जो होता है सेंसरी स्टेज होता है, उसके बाद बच्चा कॉन्क्रीट स्टेज में आता है, फिर अब्स्ट्रैक्ट स्टेज में आता है, यानी संवेदिक, मूर्त और अमूर्त। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर सेंसरी मोटर, कॉन्क्रीट, अब्स्ट्रैक्ट जो कि प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस है, यानी पियाजे के सिद्धांत से ही ये सवाल बना हुआ है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। सवाल नंबर 12 है हमारे पास, एक प्रगतिशील कक्षा यानी एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? क्या व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं, क्या आप इसको अधिगम की प्रक्रिया में बाधा के रूप में देखेंगे? बिल्कुल नहीं, बाधा के रूप में तो हमें बिल्कुल नहीं देखना है इंडिविजुअल डिफरेंस को। अध्यापक के पक्ष में असफलता? नहीं। योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड? समूह तो बनाना नहीं है। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन 4। जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसे हमें एक महत्वपूर्ण रिसोर्स के रूप में देखना है। प्लानिंग, टीचिंग, लर्निंग प्रोसेस में एक इम्पोर्टेंट क्या करना है
क्या समझना है? रिसोर्स समझना है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 13 है, एक समावेशी कक्षा में डेस्क पर जोर होना चाहिए। समावेशी कक्षा में क्या प्रदर्शन अभिलक्ष्यों परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स पर आप जोर देंगे? बिल्कुल नहीं। समावेशी कक्षा में तो यह नेगेटिव टर्म दिखाएगा। अभिव्यक्ति या फिर समारोपी निर्देशों यानी अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन पर जोर देंगे? नहीं, यह भी गलत है। सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव करेंगे? अलगाव तो बिल्कुल नहीं करना है। इंक्लूसिव क्लासरूम में हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करेंगे? बिल्कुल सही जवाब है। सभी बच्चे सीख सके उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, अवसर प्रदान करेंगे, ताकि कोई भी बच्चा पीछे ना छूटे। यही होता है समावेशी कक्षा और इसमें ही जोर दिया जाता है सबसे ज़्यादा। सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 है हमारे पास, जो कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? पहले हम क्या यूज करते थे? पर्सन विद डिसेबिलिटी यूज करते थे। अब इसके बदले में एक नया वर्ड यूज करना शुरू कर दिया 2016 के बाद। तो उस वर्ड को आपको बताना है वह कौन सा वर्ड था। क्या वो मंदित छात्र, रिटार्टेड स्टूडेंट बोलेंगे? नहीं। हैंडीकैप्ड स्टूडेंट बोलेंगे RPW को? पर्सन विद डिसेबिलिटी को? नहीं। स्टूडेंट विथ फिजिकल डिसेबिलिटी बोलेंगे? बिल्कुल सही जवाब है, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। तो अब दिव्यांगजन को हम बोलते हैं जिसे छात्र को शारीरिक दिव्यांगता है। स्टूडेंट्स विथ फिजिकल डिसेबिलिटी बोलेंगे, ना कि पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। तो इसका सही जवाब है 3, ऑप्शन 3। सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 हमारे पास ये है कि अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? तो अगर कोई बच्चा उसे लर्निंग में प्रॉब्लम हो रही है तो एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? क्या दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? ये तो करना चाहिए। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। हमें पूछ रहा है नहीं करना चाहिए। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रियों उपागमों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? ये भी करना चाहिए, ये तो पॉजिटिव है, तो ये भी नहीं होगा। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना चाहिए? बिल्कुल सही जवाब है, ये तो हमें करना चाहिए। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का उपयोग? बिल्कुल नहीं। अगर कोई बच्चा पहले से ही लर्निंग में उसे डिफ़िकल्टीज आ रही है, आप और कॉम्प्लेक्स चीज़ें उसको कॉम्प्लेक्स संरचनाओं का उपयोग कर रहे हैं, तो बच्चा तो और डर जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन 4, यह हमें नहीं करना चाहिए। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो 15 में से आपके कितने सही हुए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलते हैं सवाल नंबर 16 की तरफ। सवाल नंबर 16 हमारा है सृजनात्मक यानी जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? आप कैसे पहचानेंगे कि बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी है? क्या बच्चे में लो कॉम्प्रिहेंशन होगा? बिल्कुल नहीं। बच्चे में अपसारी चिंतन होगी? यस। डाइवर्जेंट थिंकिंग होगा? बच्चा क्या होगा? आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाएगा, तभी तो बच्चे में क्रिएटिविटी होती है। जिस बच्चे में डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, अपसारी सोच होती है, आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाता है, उसी बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी होती है। और इस तरह से हम क्रिएटिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब है अपसारी चिंतन, क्रिएटिविटी। तो जब भी क्रिएटिविटी आए तो आपको डायरेक्ट डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन को क्लिक कर देना है। सवाल नंबर 17 है हमारे पास। सवाल नंबर 17 है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? आप डाइवर्स बैकग्राउंड के लर्नर को किस तरह से आप टैगल आउट करेंगे? क्या उसे विविधता संबंधित मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, टालना तो हमें बिल्कुल भी नहीं है। विविध विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए? बिल्कुल सही जवाब है। हमें डाइवर्स क्या करना चाहिए? ड्रॉ एग्जाम्पल्स फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग, यानी उनके पृष्ठभूमियों के अकॉर्डिंग उनके एग्जाम्पल्स हमें लेने चाहिए। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन 2। सभी के लिए मानकीकृत, तो मानकीकृत आ गया तो ये तो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। स्टैंडर्ड जब भी आ जाए, स्टैंडर्डाइज जब भी आ जाए, नेगेटिव माना जाता है, उसको क्रॉस कर देना है। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे? बिल्कुल नहीं। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर 2। विविध विन्यासों से क्या करेंगे? हम उदाहरण लेंगे। चलते हैं सवाल नंबर 18 की तरफ। सवाल नंबर 18 है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? यानी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है उसको बच्चों में हम लोग किस तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं? क्या लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर
अभ्यास करके क्या हम उसके अंदर समस्या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया का इस्तेमाल कर कर इंकरेजिंग फिक्स्ड प्रोसेस, अगर हम फिक्स्ड प्रोसेस उसको अटल प्रक्रिया का यूज करके क्या उसको प्रॉब्लम सॉल्वर बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं, यह भी गलत होगा। समरूपों का इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, बिल्कुल सही जवाब है। हम एनालॉजीज का इस्तेमाल कर कर बच्चों के अंदर समस्या समाधान को डेवलप कर सकते हैं। एनालॉजीज क्या होते हैं? जब आप रीजनिंग पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि एनालॉजी क्या होते हैं। जैसे ही सीटेट का एग्ज़ाम ख़त्म होगा ना, तब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जब तैयारी करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा एनालॉजीज़ के बारे में, तो आप वहाँ पर अच्छे से समझ पाएंगे। चलते हैं सवाल नंबर 19 की तरफ। सवाल नंबर 19 है हमारे पास, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? यानी मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाय, क्या बच्चों को दंड देकर हम बच्चों के अंदर अभिप्रेरणा मोटिवेट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, दंड तो हमें देना ही नहीं है। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, यानी फोकस ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2। बच्चों को मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स पर फोकस कर कर उसको अभिप्रेरणा मोटिवेट कर सकते हैं। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर नहीं, आसान क्रियाकलाप देकर बच्चों को मोटिवेट थोड़ी ना रखा जा सकता है। यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, तो रट्टा तो हमें बिल्कुल लगवाना ही नहीं है, रट्टा तो बिल्कुल भी नहीं लगवाना है। ये तो एनसीएफ साफ साफ मना करता है, बच्चों को रोट मेमोराइजेशन से दूर भगाना है, तो रट्टा लगवाना तो हमारे लिए बेकार होगा। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन 2। बच्चों को मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स को फोकस कर कर बच्चों को मोटिवेट रखा जा सकता है। ये एक पॉजिटिव टर्म होता है, मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, याद रखिएगा। ओके, सवाल नंबर 20 है, शर्मिंदगी जो कि सेम होता है, जो बच्चे शर्माते हैं, तो इसका क्या असर पड़ता है संज्ञान पर? क्या इसका संज्ञान पर, कॉग्निशन पर कोई असर नहीं पड़ता? बिल्कुल नहीं, संज्ञान पर इसका बुरा इफेक्ट पड़ता है, तो इसका संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2। जो बच्चे शर्माएंगे तो वो चीज़ों को करने में क्या होंगे, हिचकिचाएंगे, वो आगे नहीं बढ़ेंगे। इससे उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होगा, उतना डेवलप नहीं हो पाएगा। जो बच्चे शर्माते नहीं है, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, तो शर्माने से बच्चों के अंदर क्या होती है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं सवाल नंबर 21 की ओर। सवाल नंबर 21 हमारा यह है कि निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा हो सकता है? क्या विषय वस्तु को यंत्रवत याद कराना प्रभावशाली हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। याद कराने से तो हमें मना किया जाता है, एनसीएफ खुद मना करता है। याद रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगवाना है। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, बिल्कुल सही जवाब है। अगर आप बच्चों को संबंध खोजना सिखाएंगे तो बच्चे क्या करेंगे? यही तो सबसे प्रभावशाली तरीका होगा अध्यापन अधिगम का। तो बिल्कुल सही जवाब है संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंसेप्ट्स। बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, गलत जवाब। अनुकरण या फिर नकल करवाना, नकल तो बिल्कुल भी नहीं करवाना है। तो सही जवाब है इसका संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। सवाल नंबर 22 है, एक अध्यापक को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। क्योंकि जो एरर्स होते हैं, जो त्रुटियां होती हैं, वो क्या होती है, इसके आधार पर वो दंड की मात्रा निर्धारित करेंगे। दंड तो देना ही नहीं है। त्रुटियों की अगर समझ होगी कि बच्चे कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, तो ये अध्यापन अधिगम में उसको क्या करेंगे, अर्थपूर्ण होगा, मीनिंगफुल बनाएगा कि हाँ बच्चे सीख रहे हैं, कुछ गलतियाँ जरूर कर रहे हैं लेकिन कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। तो ये मीनिंगफुल उसको क्या बताएगा, अर्थपूर्ण अधिगम बताएगा कि हाँ बच्चे सीख रहे हैं और उन्हें कहाँ पर मदद की ज़रूरत है। तो ये सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 23 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 23 है हमारा, बच्चों को सिखाने में कठिनाई होती है। बच्चों को सिखाने में या फिर सीखने में कठिनाई कब होती है? जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। बिल्कुल, जब हम किसी भी चीज़ को अलग अलग तरह से प्रस्तुत करेंगे तो बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन सी चीज़ें क्या पढ़नी है। लेकिन वही चीज़ अगर हम इंटीग्रेटेड होकर बताएंगे तो बच्चों को समझने में आसानी होगी। तो बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब हम सूचनाओं को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करते हैं। तो अदर ऑप्शन देख लेते हैं। क्या जब वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित या फिर मोटिवेटेड हो तो बच्चों को क्या सीखने में कठिनाई होगी? बिल्कुल भी नहीं, उस वक्त तो सीखने की रफ्तार तेज हो जाएगी। अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, उस वक्त भी अधिगम की रफ्तार तेज हो जाएगी। विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, इससे तो और भी अधिगम की रफ्तार तेज हो जाएगी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है, सूचनाओं को अलग अलग प्रस्तुत करेंगे तो बच्चे क्या होंगे, उसे समझने में कठिनाई होगी।
अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? तो अधिगम की जो सर्वोत्तम बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग क्या होगी? क्या सबसे ज़्यादा बच्चे उत्तेजना हो और उसमें भय भी ज़्यादा हो? ये तो गलत है। जब बच्चे ज़्यादा डरे हुए होंगे तो वो पढ़ाई उसमें अधिगम लर्निंग कैसे ज़्यादा हो सकती है? नहीं। निम्न उत्तेजना और उच्च भय, गलत। अगर बच्चे में उत्तेजना ही कम है और डर ज़्यादा है तो तब भी बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, नहीं सीख पाएगा। संतुलित उत्तेजना, बिल्कुल सही जवाब। और उसको कोई डर नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा? अधिगम की रफ्तार सबसे तेज होगी इस स्टेज में। संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं सवाल नंबर 25 की तरफ। सवाल नंबर 25 से हमारा अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है। तो अधिगम का जो संरचनात्मक जो कि कंस्ट्रक्टिविस्ट जो अप्रोच है वो क्या सुझाव देता है? क्या बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती? बिल्कुल गलत जवाब है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच तो बच्चों को सबसे ज़्यादा महत्व देता है। तो यहाँ पर तो बच्चों की भूमिका ही नहीं बता रहा है, तो ये गलत जवाब है। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, गलत जवाब। बच्चे तो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, वो खुद एक्सप्लोर करते हैं वर्ल्ड को कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में, तो यह भी गलत जवाब है। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल सही जवाब। बच्चे एक्टिव रोल प्ले करते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में, तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, एक्टिव रोल प्ले करते हैं। चलते हैं सवाल नंबर 26 की तरफ। सवाल नंबर 26 से हमारा अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो कौन सी धारणा उपयुक्त है अधिगम के लिए? क्या अधिगम जो है सुधारिए है, यानी कि उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, योग्यता को इम्प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल सही जवाब है। हम किसी भी योग्यता को इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी मेहनत के जरिए। अपने मेहनत के जरिए हम सीटेट में भी 150 पे 150 भी ला सकते हैं अगर सही ढंग से मेहनत करें। तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि एबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो सही अवधारणा हमारा ऑप्शन ए ही है। क्या एबिलिटी फिक्स्ड होती है? गलत। इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। क्या प्रयासों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? अभी आप प्रयास कर रहे हैं 30 आउट ऑफ 30 लाने का, क्या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको 30 आउट ऑफ 30 आराम से ला सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा हम एबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। सवाल नंबर 27 से निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? यानी बच्चों में जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होता है उसको किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं? कौन सी चीज़ें जो उसमें सहायक होती है? क्या कंपटीशन संरचनात्मकता को बढ़ावा दे सकती है? कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा दे सकती है? बिल्कुल नहीं। कंपटीशन कभी भी पॉजिटिव वर्ड नहीं होता। क्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित जो कि आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगी? गलत। बारंबार परीक्षा लेने से क्या बच्चे में या फिर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आएगी? नहीं। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा जब बच्चे अन्वेषण करेंगे, संवाद करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, डायलॉग करेंगे तो बच्चों में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। इसका बिल्कुल सही जवाब है इंक्वायरी एंड डायलॉग। चलते हैं सवाल नंबर 28 की तरफ। सवाल नंबर 28 है, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बातें कर रही है कि वह कार्य किस प्रकार प्रगति कर सकती है। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या कहलाता है? तो आपने जब वाइगोस्की पढ़ा था तो उसमें प्राइवेट स्पीच के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, सेल्फ रेगुलेशन के बारे में पढ़ा था। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा कॉग्निटिव के बारे में तो ये हमारे जीन प्याजे साहब बोलते हैं। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा स्वनियमन, सेल्फ रेगुलेशन। वो अपने आप को रेगुलेट करने के लिए अपने आप से बातें कर रही हैं। तो ये लेव वाइगोस्की ने कहा था। तो इसका सही जवाब है स्वनियमन। चलते हैं सवाल नंबर 29 की तरफ। सवाल नंबर 29 से हमारे पास मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। जो इवोल्यूशन प्रैक्टिसेस होती हैं उसका एम क्या होना चाहिए? क्या विद्यार्थियों को नामित करना? बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों को तो लेबलिंग हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, ये तो नेगेटिव वर्ड है। योग्यता आधारित समूहों में विभाजित करना? गलत। विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना? बिल्कुल सही जवाब है। मूल्यांकन हम किस लिए करते हैं? ताकि बच्चों की ज़रूरतों और उनकी आवश्यकताओं को पहचानें, फिर उनके अकॉर्डिंग हम अपने लेसन्स को प्लान करें, उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों को टीचिंग दें। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। आखिरी सवाल आज के लेक्चर का तो ये है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? तो जो बच्चों की जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं वो किस पर डिपेंड करती है? क्या केवल आनुवांशिकता पर डिपेंड करती है? गलत। क्या केवल पर्यावरण पर डिपेंड करेगा? नहीं।
ना आनुवांशिकता ना पर्यावरण पर डिपेंड करेगा, नहीं, ये दोनों पर डिपेंड करेगा। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के क्या बोलते हैं उसको, पारस्परिकता पर निर्भर करेगा। तो ये जो है ना, आनुवांशिकता भी और पर्यावरण दोनों रोल अदा करते हैं इंडिविजुअल के ऊपर, उसकी डेवलपमेंट के ऊपर। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। तो अब आप मुझे बता सकते हैं 30 में से आपके कितने मार्क्स सही हुए। क्या आपके 30 में से 30 आ रहे हैं या 30 में से 25 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? आप कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर बताएं, सभी बच्चे बताएं, इससे पता चलेगा कि कितने के बीच में कंपटीशन बना हुआ है। तो इसके बाद हम लेके आ रहे हैं ईवीएस का लेक्चर 2019 का ही, तो उसको भी आप ज़रूर देखें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।